नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। आज फिर हमारे साथ मौजूद है पंडित श्याम उपाध्याय जी, जिनसे हम वैदिक ज्योतिष को लेकर चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष में ग्रह समय समय पर एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते हैं, जिसको लेकर उपाध्याय जी तमाम प्रकार की जानकारी आज हमारे दर्शकों से साझा करेंगे। उपाध्याय जी, एक बार फिर श्री महाकाल लोक टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आरती, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि ग्रह जो है वो समय समय पर राशि परिवर्तन करते हैं, तो अब एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है 30 अक्टूबर के दिन। 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2:13 पर राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पिछले 18 महीनों से राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में संचरण कर रहे थे। वहाँ से राशि परिवर्तन करके राहु मीन राशि में और केतु बुध की कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु के इस राशि परिवर्तन से एक महादुर्योग, जिसे कि चांडाल योग के नाम से जाना जाता है, गुरु और राहु के, उस योग के समाप्त हो 30 अक्टूबर को राहु के राशि परिवर्तन से वो योग समाप्त हो जाएगा। अब इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या स्थितियां रहेगी, ये 30 अक्टूबर के बाद में जो है प्रभाव शुरू होगा। राहु और केतु किस तरह से प्रभावित करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा आरती के राहु और केतु जो हैं, कुल 9 ग्रह बताए गए हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में देखें तो जो ठोस स्वरूप है ग्रहों का वो सिर्फ 7 ग्रहों का है। राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं, लेकिन छाया ग्रह का अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक महत्व है, क्योंकि परछाई भी तब तक सत्य मालूम पड़ती है जब तक कि हमें इस बात का आभास ना हो जाए कि वो परछाई है। तो राहु केतु का ये जो राशि परिवर्तन है, ये जनजीवन पर एक विशेष प्रभाव देने वाला है। राहु इस समय किन किन राशियों में प्रवेश करेगा, या फिर 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसका क्या महत्व है, आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं मीन राशि में, जो कि गुरु की राशि है। और जैसा कि मैंने कहा कि राहु एक परछाई ग्रह है, जिस ग्रह की राशि में या जिस ग्रह के साथ होते हैं उसका आकार या उसकी प्रकृति को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके जैसा बन जाते हैं। तो अब अगर हम 12 राशियों की बात करें आरती, तो सबसे पहले बात अगर हम करें मेष राशि की, तो मेष राशि पर ही गुरु राहु का चांडाल योग पिछले 18 महीने से बना हुआ था, जो समाप्त हो जाएगा 30 अक्टूबर को। और राहु एक राशि पीछे, जैसा कि राहु की जो चाल है वो वक्री है। वक्री का अर्थ हिंदी में होता है उल्टी चाल। दोनों ग्रह अपनी उल्टी चाल से चलते हैं, वो कभी भी 1 से 2 पर नहीं जाते, बल्कि 1 से 12 पर आते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं। तो पहली राशि है मेष, जिस पर राहु का जो प्रभाव है वो विशेष रूप से ये होने वाला है कि मेष राशि के वो जातक जो विदेश व्यापार से जुड़े हुए हैं, या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या कोई स्टूडेंट हैं जो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये लाभदायक सिद्ध होने वाला है। उनके कार्यों की पूर्ति हो सकती है। मेष राशि के लिए अगर कहीं नुकसानदायक है तो सिर्फ एक संबंध में नुकसानदायक है कि पेट से संबंधित विकार या कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि मेष राशि के 6ठे भाव में केतु का संचरण होगा, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। किडनी और लीवर का यहाँ पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। खर्च बड़ा चढ़ा रहेगा, हालांकि इस समय पर इनकम के नए रास्ते भी खुलेंगे, लेकिन फिर भी इनकम के मुकाबले खर्च ज़्यादा रह सकता है। और एक अंतिम बात मैं मेष राशि के लिए कहना चाहूँगा कि अगर कोई कोर्ट केस या कोई कानूनी मामला किसी मेष राशि वाले पे चल रहा है, तो वहाँ पे दिक्कतें खड़ी हो सकती है, समस्या खड़ी हो सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर हम बात करें दूसरी राशि वृषभ की, तो वृषभ के लिए आर्थिक रूप से यह सर्वश्रेष्ठ समय है, क्योंकि वृषभ राशि के एकादश भाव में राहु का संचरण होने जा रहा है, जो कि कारक भी हैं एकादश भाव के। और एकादशेश होकर गुरु 12वें भाव में रहेंगे तो खर्च जरूर बढ़ा रहेगा, लेकिन फिर भी इनकम खर्च के मुकाबले ज़्यादा रहेगी। जुआ, सट्टा, लॉटरी, मैं इस कार्य को करने की किसी को सलाह नहीं देता, लेकिन फिर भी जो लोग इस काम से जुड़े हैं उनके लिए विशेष आर्थिक उन्नति का समय ये बना रहेगा। देखिए, राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं और जिनको थोड़ा सा राक्षसी प्रवृत्ति का ग्रह कहा जाता है। इसलिए केतु का संचरण जो 5वें स्थान में होगा वृषभ राशि के लिए, वो संतान के लिए अच्छा नहीं है।
अगर किसी की संतान जो है वो गलत रास्ते पर जा सकती है, उनकी वजह से परेशानी हो सकती है। बाकी वृषभ राशि वालों के लिए ये 18 महीने आने वाले और स्पेशली अप्रैल के बाद का जो हिस्सा रहेगा वो सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाला है। तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि मिथुन के बारे में अगर कहें तो वहां दशम स्थान पर राहु का संचरण होने जा रहा है, जो कार्य क्षेत्र के विस्तार का संकेत देता है। कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ सकता है। कई कार्य जो बहुत समय से रुके हुए थे, नया कार्य अगर करना चाहते हैं मिथुन राशि वाले तो कर सकते हैं, यह समय उचित है। केतु का संचरण यहाँ चौथे भाव में होने जा रहा है, तो एक बात तय है कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, प्रॉपर्टी के कार्य क्षेत्र से या इस व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। उनके साथ चीटिंग या धोखा हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर प्रॉपर्टी का क्षेत्र छोड़ दिया जाए या माँ के स्वास्थ्य का क्षेत्र अगर छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर ये राहु जो है बाकी कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रदान करने की स्थितियां बना रहे हैं। आरती अब आगे की बात करें, अगर मिथुन राशि से आगे जो राशि आती है वो है कर्क। कर्क राशि के लिए भाग्य भाव से राहु का संचरण होगा और पराक्रम भाव से केतु का। पराक्रम भाव होता है कर्म का भाव, कर्म करने की क्षमता या कहें कर्म करने की हिम्मत का भाव, और राहु बैठेंगे भाग्य में। तो कर्क राशि वाले इस वक्त अपने पराक्रम, अपने कर्म, अपनी मेहनत से अपने भाग्य का उदय करवा सकते हैं। थोड़ा सा आलस त्यागना होगा। इस समय कर्क राशि वालों पर शायद आलस ज्यादा हावी रह सकता है, तो जो कर्क राशि वाले आलस त्याग कर और अपने कर्म में, अपने कार्य में लग जाएंगे, भाग्य उनके साथ जरूर देगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर मैं कुल मिलाकर कहूं तो राहु भाग्य उदय लेकर आए हैं। कर्क राशि वालों के लिए बहुत कुछ अच्छा समय। सिर्फ एक स्थिति के लिए थोड़ा सा नकारात्मक है, वह छोटे भाई बहनों के साथ में विवाद हो सकता है, संबंध टूट सकते हैं, या प्रॉपर्टी का अगर कोई मैटर अटका हुआ था तो उसमें गंभीर विवाद, पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि वाले सावधान हो जाएं। सिंह राशि वालों के अष्टम भाव से राहु का यह संचरण होने जा रहा है। आपकी कोई गुप्त बात सार्वजनिक हो सकती है। मैं विशेष रूप से उन लोगों से कहूँगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कोई अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो ये बात निश्चित है कि ये बात खुल सकती है और संबंध खत्म हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच में गंभीर विवाद हो सकते हैं। वाणी पर विशेष संयम रखें सिंह राशि वाले। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, भ्रम का शिकार हो सकते हैं। अगर ज़्यादा समस्या हो तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना भी उचित रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए समय बिल्कुल भी उचित नहीं, हर तरह से वो समस्या में पड़ सकते हैं। सावधान रहें। ये 18 महीने हैं, क्योंकि छोटा समय होता तो शायद आसानी से निकल जाता, लेकिन 18 महीने का ये समय है जिसमें चोट, एक्सीडेंट, पारिवारिक विवाद, धन हानि, हर तरह की नकारात्मक संभावना यहाँ बनी हुई है। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा सावधान रहें। अब बात करते हैं कालचक्र की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि पर से ही केतु का संचरण हो रहा है। तो देखिए, केतु का संचरण कन्या राशि के ऊपर से ही हो रहा है, तो मैं कन्या राशि वालों को सबसे पहले तो एक सलाह दूंगा कि जो बीत गया सो बीत गया वाली बात पर कायम रहें, क्योंकि यहाँ बैठे केतु पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने काम, उनको लेकर भ्रम की स्थितियाँ पैदा करेंगे, जिससे वर्तमान में समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो थोड़ी सावधानी बनाकर रखें। राहु का संचरण जो है सप्तम भाव में है, तो पति पत्नी के बीच में अलगाव, विवाद, यहाँ तक कि संबंध टूटने जैसी संभावनाएं भी यहाँ पर बन रही हैं। सावधान रहें, व्यवहार उचित रखें। हो सकता है इस समय आपका गुस्सा बहुत बड़ा चढ़ा रहे, जो आपके लिए आगे भविष्य में समस्याएं खड़ी कर दे। अब बात करते हैं कालचक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए ये समय सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाला है, क्योंकि तुला राशि पर इतने समय से केतु चल रहे थे, वो एक राशि पीछे कन्या में चले जाएंगे, और राहु जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे छठे में चले जाएंगे। छठे भाव में राहु प्रबल कारक होते हैं, शत्रु हंता माने जाते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों की बात करूंगा जिनके ऊपर कोई लोन या पैसा चल रहा है, जो कर्ज में है, तो उनके कर्ज मुक्त होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। अगर कर्ज दे रखा है तो उसके भी वसूल होने की संभावना बन रही है। इस समय पे शत्रु आपके आगे नतमस्तक रहेंगे, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं तुला राशि वालों को एक सलाह दूंगा, क्योंकि आपका समय ऐसा है कि इस समय हर कोई आपसे दब जाएगा, आपके दबाव में रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अहंकारी हो जाएं।
क्योंकि अहंकार आप पर ज़्यादा हावी हुआ तो आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को अपना शत्रु बना सकते हैं। और ये ट्रांजिट सिर्फ 18 महीने का है। इस ट्रांजिट के बाद में शायद ये स्थितियाँ ना रहे, इसलिए मेरी ये सलाह है तुला राशि वालों को कि ज़बरदस्ती अपने अहंकारवश किसी से दुश्मनी ना लें। बाकी समय आपके पक्ष में है, कर्ज मुक्त आपको बनाकर जाने वाला है और रोग मुक्त बनाकर जाने वाला है। अगर कोई लंबे समय से बीमारी चल रही थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के पंचम भाव से राहु का संचरण और एकादश भाव से केतु का। अब यहाँ पर देखिए ये जस्ट विपरीत है वृषभ राशि वालों से। राहु वृषभ राशि वालों के एकादश में है, यहाँ केतु एकादश में है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो राहु जब एकादश में है वृषभ, तो उनके लिए हर चीज़ की स्वतंत्रता है कि जुआ सट्टा लॉटरी धोखेबाजी से भी वो धन कमा सकते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि केतु उन्हें लाभ तो देने वाले हैं, लेकिन उन्हें रास्ता सही चुनना होगा। क्योंकि केतु जो है गुरु के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, उनकी तरह से दृष्टि रखते हैं। इस वजह से लाभ तो है, आपको लाभ निश्चित रूप से होना है इन 18 महीने में, लेकिन आपको आपका सही कार्य क्षेत्र चुनना होगा। जुआ सट्टा लॉटरी शायद आपको लाभ ना दे पाए, लेकिन आप अगर किसी लीगल प्रोफेशन में है, किसी उचित कार्य में है, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होने वाला है, सामान्य से अधिक लाभ होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कुल मिलाकर मैं कहूँ तो पारिवारिक तनाव या माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाकी पूरी तरीके से वृश्चिक राशि वालों के लिए ठीक समय है, कोई समस्या नहीं। बात करते हैं काल चक्र की नवी राशि धनु के बारे में। धनु राशि के लिए ये ट्रांजिट जो है 50-50 कहूँगा मैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं पर बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं। क्योंकि चौथे भाव में राहु का ट्रांजिट हो रहा है, तो प्रॉपर्टी या इस व्यवसाय से जुड़े लोग सावधान रहें। चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है। दूसरी बात, माता का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो सकता है, माता के स्वास्थ्य का विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़, सुख में व्यवधान। चौथे भाव में बैठे हुए राहु अचानक घर में कुछ ऐसा घटनाक्रम करवाते हैं जिससे कि क्लेश युक्त वातावरण घर के अंदर निर्मित हो जाता है। उससे सावधान रहें, अपनी वाणी पर संयम रखें। केतु का ट्रांजिट दशम भाव से होगा, तो निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर के बारे में। मकर के ऊपर 7.5 चल रही है, अंतिम ढैया चल रहा है। ऐसे में राहु का ये ट्रांजिट, जिसको मैं कहूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। तीसरे भाव से राहु का ट्रांजिट, जिनका व्यवसाय विदेश से चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी जो काम में है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ समय। पराक्रम इस समय बढ़ा चढ़ा रहेगा, कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। अगर आप सरकारी विभाग में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो आपकी जीत निश्चित दिखाई दे रही है। आप में हिम्मत ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन मेरी यहाँ पर यही सलाह है कि अपनी हिम्मत का उपयोग सही कार्यों के लिए करें, गलत कार्यों के नहीं। इस समय विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। धन की इनकम हाउस में जो है काफ़ी प्रभाव बढ़ेगा। आप तक अभी तक कोई कार्य व्यापार अगर आपका एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, तो आने वाले समय में स्थिरता उसमें आएगी। 7.5 के लगातार संचरण से जो एक तनाव, टेंशन और एक कार्यों में देरी की स्थितियां बनी हुई थी, उससे आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिलने वाली है। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि, जो इस समय शायद सबसे ज़्यादा परेशान है, कुंभ राशि की। कुंभ राशि के दूसरे भाव में राहु का ये ट्रांजिट होने जा रहा है और 7.5 चल ही रही है। अब दूसरे भाव में राहु का ट्रांजिट देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी खबर तो लेकर नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात ज़रूर बता रहा है कि धन संचित होने की स्थितियां बनती है। लेकिन यहाँ पे कुंभ राशि वालों को मैं कहूँगा कि अपनी जिह्वा पर, अपनी ज़बान पर बहुत नियंत्रण रखें। गलत बात बोलकर, गलत जगह पर गलत बात बोलकर आप परेशान हो सकते हैं। धन हानि हो सकती है, स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है। संयम रखना है। शनि का ये ट्रांजिट है, 18 महीने के लिए राहु दूसरे भाव में आ गए हैं। पारिवारिक विघटन की स्थितियां बना रहे हैं, सेपरेशन की स्थितियां बना रहे हैं। लेकिन लाभ क्या कर रहे हैं, तो लाभ यहाँ पर एक बहुत ही विलक्षण लाभ यहाँ पर कुंभ राशि वालों को मिल रहा है। वो ये है कि इस वक्त उनकी बोली हुई बातें सत्य सिद्ध हो सकती है, तो बोलने में सावधानी रखिए। देखिए, जब आपका बोला हुआ सत्य होता है तो आपके पास होती है ये ताकत। आप चाहें तो समय को अपने पक्ष में कर सकते हैं, या आप चाहें तो समय को अपने विरोध में कर सकते हैं। तो मैं कुंभ राशि वालों को यही सलाह दूंगा कि अच्छा बोलकर समय को अपने पक्ष में करिए, विरोध में मत करिए। और अंतिम राशि मीन। मीन राशि के ऊपर ही राहु का संचरण जारी है। अब देखिए, ये कुछ चीज़ों के लिए ठीक है, आपका प्रभाव बढ़ेगा, लोग
आपके सामने लोग दबाव महसूस करेंगे, कोई खुलकर आपके सामने बोल नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो युक्तियाँ, ये जो आभा मंडल आपको दिखाई देगा, ये आपको धोखा दे सकता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, राहु और केतु छाया ग्रह हैं। कई बार वो जो आपको दिखाते हैं वो असल में होता नहीं है, और जो आपको दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आप निर्णय लेते हैं और बाद में पछताते हैं। मीन राशि वालों के लिए यही एक सलाह कि किसी भ्रम में ना रहें। ये था 12 राशियों पर राहु केतु के ट्रांजिट का प्रभाव। उपाध्याय जी, जैसे कि आपने बताया कि कुछ राशियों पर राहु केतु का प्रभाव अति उत्तम है, लेकिन कुछ राशियों पर इसका प्रभाव और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो उनके लिए क्या उपाय है? इस स्थिति में क्या उपाय कर सकते हैं इससे बचने के लिए? जी आरती, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने बताया राहु केतु छाया ग्रह हैं, तो राहु और केतु, राहु प्रभावित होते हैं शनि से और केतु प्रभावित होते हैं गुरु से। राहु या केतु को हम अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये अंधकार है, छाया क्या होती है? अंधकार ही होती है। जिस हिस्से पर रोशनी नहीं पहुंच रही वो हिस्सा अंधेरे में है, यही परछाई है, इसी को परछाई कहते हैं। तो हमें क्या करना होगा? देखिए, अगर किसी कमरे में अंधेरा है तो अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधेरा सिर्फ रोशनी का अभाव है, लाइट का अभाव है। अगर किसी जगह पर सालों से, मान लो 10 सालों से किसी कमरे में अंधेरा है, तो उस अंधेरे की ये ताकत नहीं है कि वो हमें दीपक जलाने से मना कर दे। हम दीपक जलाएंगे, अंधेरे को हटना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ गुरु ग्रह की शरण में अगर आप चले जाएं, और गुरु ग्रह का भी नहीं कहूँगा मैं, सीधे सीधे कहूँगा भगवान विष्णु की शरण में। तो सबसे पहला उपाय जो है राहु केतु के प्रभाव से बचने का, वो सबसे पहला उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप रोजाना करें तो राहु केतु के प्रभाव में बहुत कुछ कमी आ सकती है। अब दूसरी बात, राहु जो है वैसे तो दैत्य ग्रह है, राक्षस ग्रह माने जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये वर्णित है कि राहु महाबुद्धिमान महाज्ञानी ग्रह हैं राक्षस। जैसे कि संयोगवशात दशहरा है और हम रावण दहन करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि रावण अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी थे। वैसे ही राहु को एक ज्ञानी ग्रह कहा गया है और उन्हें सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है, माँ सरस्वती का। तो दूसरा उपाय क्या है? माँ सरस्वती की शरण में चले जाइए। अब शरण में कैसे जाइए? एक तो हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था ऐसी है कि इसमें सरस्वती पूजा बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम घरों में मिलेगी, बहुत ही कम लोग करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राहु के प्रभाव को सबसे जल्दी अगर कहीं असर करता है तो माँ सरस्वती की आराधना। क्या करना है आपको? एक छोटा सा काम करना है। 3 फूल ले लीजिए नीले रंग के, किसी भी पौधे के हों, नीले रंग के 3 फूल। माँ सरस्वती के मंदिर में, अगर अलग से कोई मंदिर नहीं है तो जहाँ बहुत से देवता हैं वहाँ मान लीजिए सरस्वती माँ की प्रतिमा भी है, 3 फूल बुधवार के दिन ले जा करके माँ सरस्वती के चरणों में भेंट करिए और उनके सामने बैठकर एक छोटा सा मंत्र है, ओम ऐं सरस्वती देव्ये नमः, ओम ऐं सरस्वती देव्ये नमः। इसका 108 बार जप करिए। तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय, जिन लोगों के लिए वाणी स्थान पर राहु वाणी से काम खराब करने वाले हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें बुधवार के दिन अपने हाथ में थोड़ी सी केसर लेना है, केसर का पाउडर ले लें और अपनी इस फिंगर से, जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, उससे केसर को घोटना शुरू करिए और एक सिंगल शब्द है इम, एक सिंगल शब्द इम, इसको बोलते हुए उस केसर को घोटते रहिए और उसके अपनी जिह्वा की नोक पर लगाइए। और एक लाल किताब का उपाय है छोटा सा, जिसमें 7.5 किलो कोयला, लकड़ी का कोयला, ध्यान रखिएगा, 7.5 किलो लकड़ी का कोयला ले करके बहते जल में प्रभावित कर दीजिए। इससे भी राहु शांत होते हैं। ये कुछ उपाय हैं जो आप राहु और केतु की समस्या के समाधान के लिए कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ लेते हैं विदा। जल्द हाजिर होंगे ऐसे ही कई नए प्रोग्राम के साथ। तब तक आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।